नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। कौटिल्या के पार्ट 3 के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इसमें हम कौटिल्या के फॉरेन पॉलिसी, कौटिल्या के विदेश नीति के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर्स बनाया है कौटिल्या पर, आप उसे ज़रूर जाकर देखें। पहले में इंट्रोडक्शन था और उनके थ्योरी ऑफ स्टेट्स के बारे में मैंने बताया था, और दूसरे में मैंने सप्तांग थ्योरी को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बता रखा है। तो आप ज़रूर जाकर उन 2 को देख कर आएँ। उसके बाद मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि मैं प्योरली इंग्लिश में वीडियोज़ बनाऊँ या प्योरली हिंदी में सेपरेट करके, या फिर मैं जैसे चल रहा है उस तरह से चलने दूँ, हिंदी इंग्लिश जो मैं दोनों एक ही वीडियोज़ में समझा देता हूँ। और दूसरी बात कि अगर मैं 2 वीडियोज़ अगर रोज़ अपलोड करूँगा, एक वीडियो आपकी यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए होगा, मेनली एम लक्ष्मीकांत को कंप्लीट करूँगा, एक चैप्टर पढ़ाऊँगा, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ आपसे कराऊँगा। तो क्या जो मैं सोच रहा हूँ वह सही है? आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे बताएँ। आपका फीडबैक मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए कौटिल्या के फॉरेन पॉलिसी को हम समझने वाले हैं। इससे पहले हमें 2-3 कॉन्सेप्ट को समझना है। देखिए, कौटिल्या का जो फॉरेन पॉलिसी है, वह एक्सपेंशनिज्म पे बेस्ड है। एक्सपेंशनिज्म अर्थात विस्तारवाद की नीति। एनेक्सेशन ऑफ अनदर टेरिटरी, दूसरे को भूमि को हड़प लेना, जिस प्रकार से आज चाइना करता है, विस्तारवादी सोच। अर्थात कौटिल्या का जो फॉरेन पॉलिसी है वह विस्तारवादी सोच पर क्यों है, इसको हमें समझना चाहिए। तो सबसे पहला जो रीजन हो गया कि मटेरियल वेलबींग कौटिल्या के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसा कि हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। मटेरियल वेलबींग, हम जानते हैं, मनु वाले लेक्चर्स में पढ़ा था कि देयर आर द 4 गोल्स इन द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल। कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति के जीवन का 4 ही लक्ष्य होता है, धर्म होता है, अर्थ होता है, काम होता है, मोक्ष होता है। लेकिन कौटिल्या के लिए इन चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट था आपका अर्थ, दैट इज द मटेरियल वेलबींग। वह मानते थे कि अगर आपके पास अर्थ है तो धर्म, मोक्ष, काम सबकी प्राप्ति होगी। अगर अर्थ नहीं है तो आप बाकी तीनों को एक तरह से परसीव नहीं कर पाओगे। और मटेरियल वेलबींग अर्थात भौतिक सुख सुविधाओं का होना, जिस समय में कौटिल्या एग्जिस्ट करते थे उस टाइम में लैंड से डिटरमाइन किया जाता था। जिसके पास जितना ज्यादा भूमि हुआ करता था वह उतना मटेरियली पावरफुल हुआ करता था, उसके पास उतना अर्थ माना जाता था। इसीलिए कौटिल्या एक्सपेंशनिज्म के पॉलिसी को फॉलो करते हैं, ताकि वह मटेरियल वेलबींग को इंश्योर कर सकें, ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी को एनेक्स कर सकें, ज्यादा से ज्यादा लैंड अपने पास एक्वायर कर सकें। दूसरा कारण है कौटिल्या ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट, ओटीएस पे बिलीव किया करते थे, जिसको हम बोलते हैं राज्य का जैविक सिद्धांत, जो मानता है कि जो राज्य है वह एक जीव के समान है, और जिस प्रकार कोई भी जीव ग्रो करता है, एक्सपैंड करता है, उसी प्रकार राज्य को भी ग्रो करना चाहिए और एक्सपैंड करना चाहिए। और जो राज्य ग्रो और एक्सपैंड नहीं करता वह अल्टीमेटली पेरिस कर जाता है, डिके कर जाता है, अर्थात उसका विनाश हो जाता है। तो यही कारण है जिससे वह एक्सपेंशनिज्म के पॉलिसी को फॉलो करते हैं, कहते हैं कि भाई हमें तो विस्तारवादी सोच रखना ही पड़ेगा। और जो थर्ड रीजन है आपका अटैक इज बेस्ट डिफेंस। कौटिल्या का मानना था कि जो अटैक होता है वही सबसे बेस्ट तरीका है अपने आप को डिफेंड करने का। तो इसीलिए वह एक्सपेंशनिज्म को और एनेक्सेशन ऑफ अनदर टेरिटरी को प्रमोट करते हैं, इन्हीं 3 कारणों से। तो अब चलिए कौटिल्या के फॉरेन पॉलिसी को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली बात, कौटिल्या के लिए सिंपली फॉरेन पॉलिसी का मतलब हुआ करता था रिलेशन बिटवीन द स्टेट्स, राज्यों के बीच में जो संबंध है उन्हें फॉरेन पॉलिसी वह कहते थे। उनका मानना था कि जो बेसिकली 2 राज्यों के बीच में संबंध होता है वह युद्ध का संबंध होता है, दैट इज द रिलेशन ऑफ द वॉर। क्योंकि स्टेट्स या तो युद्ध कर रहे होते हैं या तो फिर युद्ध का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। Therefore, the war is inevitable for the state. And I told you why the war is inevitable and the essential component of the foreign policy. Because through war, more territory can be acquired and the state will grow or expand like an organism. To realize the theory of the organic state, which I told you, and to ensure the material well-being. So these all things I told you up to here. ये भी बात है कि जो कौटिल्या है वह वार को ग्लोरीफाई करते हैं, कि एक किंग को रेगुलर बेसिस पर वार को
वेज करना चाहिए, युद्ध लड़ना चाहिए, ताकि वह एक्वायर कर सके टेरिटरी को और इंश्योर कर सके अपने मटेरियल वेलबींग को और अपने स्टेट के सिक्योरिटी को भी वह दुरुस्त रख सके, बिकॉज अटैक इज द बेस्ट डिफेंस एज बिलीव्ड बाय द कौटिल्य. सो ऑल दीज थिंग्स आई टोल्ड यू. There are the three reasons why he supports war or why he follow the policy of expansionism or the annexation of the another's territory. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब हम देखेंगे कि कौटिल्य वार को ग्लोरीफाई तो करते हैं, लेकिन कौटिल्य साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि वार कभी आपका फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं हो सकता, फर्स्ट चॉइस नहीं हो सकता. अगर पॉसिबल हो अगर किंग के लिए, तो किंग अपनी बात अपने दुश्मन से या सामने वाला राजा से बिना युद्ध के मनवाने का कोशिश करे, अपने विल को विदाउट वार इम्पोज करने का कोशिश करे. ठीक है, क्योंकि वार में बहुत सारे आपको संसाधनों का जरूरत पड़ता है, बहुत सारे आपको रिसोर्सेस लगते हैं, इसीलिए वार कभी पहला चॉइस नहीं हो सकता. और इसीलिए कौटिल्य 4 उपाय बताते हैं, 4 मेथड्स, 4 टेक्निक्स बताते हैं, जिससे एक जो किंग है दूसरे किंग पर पीसफुल मीन्स से अपने विल को इम्पोज कर सके विदाउट द वार. और अगर भाई फिर नहीं मानता है किंग, तो फिर तो लड़ाई करना ही पड़ेगा, बिकॉज वार इज द इनएविटेबल पार्ट of the foreign policy. It is the part and parcel of the foreign policy given by the Kautilya. So the first one is साम, दाम, दंड and भेद. हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं ये 4 उपाय. तो साम मतलब बातचीत करके, समझा बुझा कर, सामने वाले अपने दुश्मन को परसुएड करके, ओपोनेंट को परसुएड करके अपने बात को मनवाने का कोशिश करना, और इस प्रकार से एक्सपेंशनिज्म को फॉलो करने की कोशिश करना कि कुछ टेरिटरी ले लो, कुछ वेल्थ ले लो उसका, तो इस तरह से. दूसरा दाम, आप ब्राइब कर सकते हैं ओपोनेंट के जो हायर ऑफिशियल्स हैं, जो उनके आर्मी कमांडर हैं, और इस प्रकार से आप अपने विल को इम्पोज कर सकते हैं सामने वाले पे. तीसरा है आपका भेद. भेद अर्थात आप इम्प्लांट कर दो आपका इंटरनल डिस्प्यूट सामने वाले स्टेट में, सामने वाले स्टेट में आप लड़वा दो जो वहां का जो कॉमन पीपल है और जो नोबल क्लास है उसमें. तो इस तरह से आप इम्प्लांट कर सकते हो डिस्प्यूट को, फूट डाल सकते हो उस देश में, सिविल वार टाइप का सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो, और फिर बाद में प्रेशर बना सकते हो सामने वाले राजा पर जो कि आपका दुश्मन है, और उस सो कॉल्ड दुश्मन को आप बोल सकते हो कि देख भाई हम ये चाह रहे हैं, हमारे विल को तुम मान लो, वरना तुम्हारे लिए काफी प्रॉब्लम होगा, बिकॉज आई हैव द सॉल्यूशन कि किस प्रकार से आपके जो राज्य में भी सिचुएशन चल रहा है उसको ठीक किया जा सकता है. और चौथा है दंड. दंड मतलब पनिशमेंट के फियर को दिखाना कि देख भाई अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है. और जो पनिशमेंट का जो फियर है वह मिनिमल होना चाहिए. ऐसा नहीं कि सीधे जाकर उसको मार दो या उस पर युद्ध कर दो, तो तब तो वो वार हो जाएगा. तो दंड आप एक पीसफुल मैनर में यूज करना चाहते हो ना, अपने फॉरेन पॉलिसी का एक पीसफुल मैनर से अपने बात को मनवाने का एक टूल है जो दंड है. तो इसीलिए जो फोर्स है, जो फियर है, वह मिनिमम होना चाहिए या मिनिमल होना चाहिए. एग्जाम्पल के तौर पर बाजीराव मस्तानी में वह जाते हैं उस राजा के पास, बोलते हैं कि भाई जब हम दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे तो दक्खन में आप खामोश रहेंगे. तो उस तरह से दंड, भय दिखाना कि देखो अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो आपके साथ क्या हो सकता है, आपको अगर वो सीन याद हो तो. तो ये 4 तरीके हैं जिससे पीसफुल मैनर में द विल कैन बी इम्पोज्ड ऑन द एनिमी बाय अ किंग. लेकिन अगर जो दुश्मन राजा है, जो एनिमी किंग है, अगर वह आपके विल को एक्सेप्ट नहीं करता, तब राजा को जो है युद्ध लड़ना चाहिए उस राज्य के अगेंस्ट में. ठीक है. कौटिल्य आगे ये भी बताते हैं कि 3 तरह के युद्ध जो है वह राजा लड़ सकता है अगेंस्ट द एनिमी किंग, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द स्टेट. जिस प्रकार से राजा का सिचुएशन है, उस सिचुएशन के जरिए जो राजा है अपने सामने वाले दुश्मन पर 3 प्रकार के युद्ध कर सकता है, 3 प्रकार का युद्ध को वेज कर सकता है. ठीक है. तो इसीलिए ये भी कहा जाता है कि जो कौटिल्य है, कौटिल्य सिर्फ स्ट्रॉन्ग किंग के एडवाइजर्स नहीं है, बल्कि जो वीक किंग है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है उसके भी एडवाइजर है. कौटिल्य इज नॉट द एडवाइजर ऑफ द स्टेट सच एज India or China. Kautilya also advises the state like the Pakistan and the Nepal
which are relatively weaker but want to become the conqueror. They want to be the strong. तो इसीलिए जो कौटिल्य है वो अपने वीक स्टूडेंट्स और अपने स्ट्रॉन्ग, अपने वाइस स्टूडेंट्स दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और दोनों को इंस्पायर करते हैं। तो एक कंट्री के सिचुएशन के हिसाब से, एक स्टेट के सिचुएशन के हिसाब से वह युद्ध करे। तो सबसे पहला टाइप का जो युद्ध वह आइडेंटिफाई करते हैं उसे हम कहते हैं पराक्रम युद्ध। पराक्रम युद्ध होता है वह एक डायरेक्ट वार होता है और ये एक मजबूत राजा को करना चाहिए। एक मजबूत राजा को एक कमजोर राजा को हराने के लिए, एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया को पाकिस्तान को हराने के लिए करना चाहिए पराक्रम युद्ध, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है, पाकिस्तान भाई बहुत ज्यादा कमजोर है इंडिया से। दूसरा है आपका तुशीम युद्ध। तुशीम युद्ध जो है वह एक कमजोर स्टेट को जो डायरेक्ट फाइट नहीं कर सकता अपने दुश्मन से, उसको जो है करना चाहिए तुशीम युद्ध। उसको हम लोग प्रॉक्सी वार कहते हैं, जहां डायरेक्टली दो दुश्मन नहीं लड़ते हैं, बल्कि जैसे कि आपने कोल्ड वार में देखा था कि नेपाल और भूटान लड़ रहे हैं तो इंडिया भूटान को सपोर्ट कर दिया, पाकिस्तान नेपाल को सपोर्ट कर दिया, तो नेपाल और भूटान के माध्यम से दोनों लड़ रहे हैं। इस तरह से आप अपने दुश्मन को कमजोर बना सकते हैं और जब आप तुशीम युद्ध करके दुश्मन को कमजोर बना दें तो फिर आप जाकर उसके साथ पराक्रम युद्ध कर ले और उसे डायरेक्टली जीत जाए। तीसरा टाइप का युद्ध है कूट युद्ध। तो कूट युद्ध जो है उसे हम लोग कहते हैं गुरिल्ला वार, जो कि छत्रपति शिवाजी किया करते थे मुगलों के खिलाफ में। और तुशीम युद्ध जो प्रॉक्सी वार है, आपने उसका एग्जाम्पल बहुत जगहों पे देख रखा है। जैसे मैं आप एग्जाम्पल ले लो, कोल्ड वार के टाइम में हमने बहुत सारा तुशीम युद्ध देखा था। और जो पराक्रम युद्ध है, जो महाभारत का युद्ध हुआ था, वह पराक्रम युद्ध का एग्जाम्पल है। 1971 का जो इंडिया पाकिस्तान वार था, दैट वाज द एग्जाम्पल ऑफ द पराक्रम युद्ध। और गुरिल्ला वार होता है कि सामने वाले दुश्मन के खिलाफ वार को वेज करना, लेकिन सीक्रेटली वार को वेज करना। ये डायरेक्ट नहीं होता है। इसका आपका मकसद होता है कि हम सामने वाले किंग को जो है वह कमजोर बनाए, ठीक है। और जब वह कमजोर हो जाता है देन अगेन इट विल बी आल्सो फॉलोड बाय द पराक्रम युद्ध। आप एक बार उसको कमजोर कर लो, फिर डायरेक्ट उससे युद्ध करो और उसको हरा दो। फिर जो कौटिल्य है वह 3 तरह के विक्ट्री को बताते हैं। देखो तो यहाँ आपने 3 तरह का युद्ध को समझा ना, कि मजबूत स्टेट है तब तो ये युद्ध कर सकता है, और कमजोर अगर स्टेट्स हैं तो ये दोनों युद्ध को कर सकते हैं। अर्थात कौटिल्य जो है वह ये नहीं कहते कि तुम भाई कमजोर स्टेट हो, तुम्हारी कोई नियति नहीं है, तुम तो एक दिन समाप्त हो जाओगे, तुम्हें तो कोई आकर हड़प लेगा। वह उन्हें भी इंस्पायर करते हैं कि इफ यू वांट टू बिकम द कॉन्करर, इफ यू वांट टू बिकम द विजिगिसु, यू कैन आल्सो बिकम लाइक दैट। और आपके पास तरीके हैं, यू हैव द मेथड्स। ओके, अगर आप युद्ध करना चाहते हैं सो यू मस्ट डू द तुसीम युद्ध और द कुट युद्ध, डू नॉट गो फॉर द पराक्रम युद्ध बिकॉज यू आर नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, so you will be ultimately defeated in the war। तो ये सब चीजें हैं। 3 प्रकार की जो विक्ट्री है, सबसे पहला धर्म विजय। धर्म विजय जो विक्ट्री होता है राइटफुल मीन्स के जरिए, ठीक है, सही तरीकों का इस्तेमाल करके, चीटिंग वीटिंग नहीं करके, तो धर्म विजय युद्ध में होता है। धर्म विजय का एग्जाम्पल लॉर्ड रामा ने जो रावण पे जो विजय प्राप्त किया था वह धर्म विजय का एक एग्जाम्पल हो सकता है। लोह विजय का मतलब होता है कि भाई जो आपका सामने वाला एनिमी है उसको इकोनॉमिक इंड्यूसमेंट दो, अर्थात उसके जो आर्मी मैन है या फिर उसके जो हायर ऑफिशियल्स है उनको अपने पाले में कर लो, उनको लालच देकर, आर्थिक लालच देकर। इसका एग्जाम्पल हो सकता है बैटल ऑफ प्लासी, जो कि रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। और असुर विजय, जहां अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, उसे हम लोग असुर विजय कहते हैं और इस प्रकार से जीता जाता है। तो असुर विजय सबसे खराब माना गया है और जो धर्म विजय है उसे सबसे अच्छा माना गया है। और लोह विजय को ना अच्छा ना खराब, इसको एक तरह से मिडिल पाथवे के रूप में, ठीक है ना, एक गोल्डन मीन के तरफ में कौटिल्य देखते हैं। लेकिन कौटिल्य ये भी कहते हैं कि भैया हमारे लिए मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रिजल्ट, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है परिणाम, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कॉन्सिक्वेंस। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कौटिल्य ने एंड और मीन्स को सेपरेट कर दिया था। हमारा क्या एंड है वह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम कौन सा मीन्स फॉलो करते हैं, क्या तरीका फॉलो करते हैं उसको अचीव करने के लिए, दैट इज लेस इंपॉर्टेंट। ओके,
इसीलिए विक्ट्री इज मोर इम्पोर्टेंट देन द मीन्स, एंड दिस मेथड, द सेपरेशन ऑफ द मीन्स एंड एंड वाज आल्सो अडॉप्टेड बाय द मैकियावेली, who was the political thinker and the realist in the 15th century and the 16th century. तो इसीलिए कौटिल्या को मैकियावेली से कंपेयर किया जाता है, मैंने लेक्चर 1 में भी आपको बताया था। इवन कौटिल्या इज मोर प्रिसाइज एंड कौटिल्या इज बहुत ज्यादा मतलब ग्रेट है जो कौटिल्या है मैकियावेली से। कौटिल्या इज द ग्रेटेस्ट the greatest thinker of India, the greatest realist thinker which India ever had और the world ever had। अगर हम एंशिएंट टाइम में देखेंगे तो जो मैकियावेली है, मैकियावेली से काफी बेहतर है कौटिल्या अगर देखा जाए तो। इसलिए मैक्स वीबर कहते हैं कि कौटिल्या इज इवन मोर मैकियावेलियन देन द मैकियावेली हिमसेल्फ, जैसा कि मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था, आप जाकर देखें उसको। तो ये तो आपका हो गया उनके फॉरेन पॉलिसी के बारे में। अब हम देखेंगे 6 फोल्ड पॉलिसी जो हमें कौटिल्या बताते हैं, या फिर सडगुन नीति जो कौटिल्या बताते हैं। तो कौटिल्या बताते हैं कि 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं, 6 ऐसे तत्व हैं जो कि हर एक स्टेट को सीखना चाहिए ताकि वह प्रैक्टिस कर सकें आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी को। ठीक है, और ये जो 6 एलिमेंट हैं इनको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये सब जो है ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में सजाए हुए हैं कि सबसे पहले जो देखिए 6 है ना, संधि है, विग्रह है, आसेन है, याना है, संश्रय है या द्वैधी भाव है। तो ऐसा नहीं मानना है कि सबसे पहले स्टेट को जो है संधि करना है, उसके बाद विग्रह करना है। सो दीज आर नॉट रिटेन इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। इन्हें ऐसा नहीं सजाया गया है कि इसके बाद ही ये करो। 6 जो आपका जो लिखा हुआ है एलिमेंट, उसमें से कोई भी एलिमेंट को एक किंग या राज्य जो है वो चुन सकता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ स्टेट। जिस प्रकार का उसका कंडीशन है उसके हिसाब से चुन सकता है। ओके, तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है आपका सडगुन नीति का, दैट इज परसुइंग द पॉलिसी ऑफ द एक्सपेंशनिज्म, अर्थात जो अंतिम लक्ष्य है वह है विस्तारवाद का जो नीति है उसको अपनाना, उसको रियलाइज करना। ठीक है, मनु ने भी 6 फोल्ड पॉलिसी दिया था कौटिल्या की तरह, मैंने आपको मनु वाले लेक्चर्स में बताया। बट द सोल पर्पस ऑफ द मनुज सडगुन नीति वाज द डिफेंस। ओके, अगर कोई अटैक करे तो आप उसको किस प्रकार से डिफेंड करो, ठीक ना, फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। बट हियर द सडगुन नीति which is given by the Kautilya is based on the idea of expansionism, the annexation of the enemy's territory, and not for the security but also for the attack. Okay, so this is the sole and the ultimate purpose of the Kautilya Sadgun Niti। तो सबसे पहला हम देखेंगे संधि। तो संधि का मतलब होता है कि जो मजबूत जो एनिमी है उसके साथ पीस अर्थात शांति समझौता कर लेना। संधि का मतलब समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है। ठीक है, तो ये कब किया जा सकता है? तो मान लो एक मजबूत देश है, उसने एक कमजोर देश पर हमला कर दिया। तो कमजोर देश को बुद्धिमानी यही है, इसी में है कि वह संधि कर ले मजबूत देश के साथ। ठीक है, वह बोले कि ठीक है भैया, मेरा कुछ आप टेरिटरी ले लो, कुछ वेल्थ ले लो, लेकिन आप मेरे साथ संधि कर लो। इस तरह से आपको टाइम मिल जाएगा मजबूत बनने का, और आप एक बार जब मजबूत बन जाओगे तो आप फिर उस पे हमला कर सकते हो। सो यही वाइस आपका तरीका होगा अपने आप को डिफेंड करने का। तो संधि इस सिचुएशन में, मान लो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल कि अगर इंडिया ने अगर भूटान पे वार कर दिया या चाइना ने अगर भूटान पे वार कर दिया, तो इन सिचुएशंस में, ठीक है, तो यही चीज लिखा हुआ है कि जो संधि है वह एडवाइस किया जाता है कि वीकर नेशन को एक स्ट्रॉन्गर एनिमी के खिलाफ, अगर आपका एनिमी स्ट्रॉन्गर है आपसे, तो भलाई इसी में है कि आप उससे लड़ो मत, उससे कॉन्फ्रंट मत करो, रदर आप उससे एक शांति समझौता कर लो, जो कि वह टर्म्स ऑफ कंडीशन में जो कि वह बोले आपको कि देखिए ये टर्म्स कंडीशन में आपको शांति समझौता करना है, तो मान लो उसकी बात। अपने ट्रूप्स को या तो सरेंडर कर दो, अपने ट्रेजरी को दे दो उसका कुछ हिस्सा, या टेरिटरी को दे दो। ठीक है, तो जो संधि है, संधि से जो हारा अभी देश, उसको काफी समय मिल जाएगा स्ट्रांग होने का, और बाद में वह जो मजबूत जो दुश्मन है उसको भी हराने में कामयाब हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उस समय ऐसा होता था कौटिल्या के टाइम में, छोटे छोटे जो राज्य होते थे। अब आज के सिचुएशन में आप ऐसा मत सोचना कि अब भूटान संधि करेगा तो भूटान को तो कई सौ साल लग जाएंगे चाइना की बराबरी करने में,
फिर भूटान ऐसा नहीं कर सकता, तो उस समय ऐसा सिचुएशन नहीं था। छोटे-छोटे आपका हुआ करता था, जो राज्य हुआ करता था, एकदम छोटा-छोटा। जैसे मैं आपका एग्ज़ाम्पल के तौर पर जो ब्रिटिश जिस समय भारत छोड़ के गए थे, उस समय आप उसका अनुमान लगा सकते हो। आपने देखा होगा अपने घर तरफ ये गढ़, वो गढ़, ये किला, वो किला, तो उस तरह से। ठीक है? कोई भी कभी भी मज़बूत और कभी भी कमज़ोर बन सकता था। बस थोड़ी-सी अगर कुछ ऊँच-नीच हो जाती थी, तो उस समय की हम बात कर रहे हैं। तो इसीलिए जो पॉलिसी है, वह अवसरवाद के विचार पर आधारित है, अवसरवादी सोच पर आधारित है। इससे आपको एक टाइम मिल जाता है, जिससे आप वेट कर सकते हो, या तो खुद स्ट्रॉन्ग बनने का, या तो फिर अगर आपका जो एनिमी जब वीक होता है, तो उस समय आप उसे हरा सकते हो। तो ये है संधि। दूसरा है विग्रह, दैट इज द पॉलिसी ऑफ हॉस्टिलिटी, अर्थात शत्रुता की नीति। तो विग्रह किसे करना चाहिए? तो अगर एक बहुत मजबूत राज्य है, अगर वह डायरेक्टली हमला कर रहा है अगर किसी छोटे राज्य पर, अगर इसको एनेक्स करने के लिए, अपने एक्सपेंशनिज्म के पॉलिसी को फॉलो करने के लिए, तब उसको विग्रह को करना चाहिए। डायरेक्ट युद्ध करो, डायरेक्ट उसको हराओ। या तो फिर अगर कोई कमजोर राज्य अगर तुम पे अगर हमला कर दे रहा है, हाइपोथेटिकली अगर नेपाल अगर भारत पे हमला कर दे, तो उसके बाद विग्रह की नीति को अपनाया जा सकता है। मतलब डिफेंस और अटैक दोनों सिचुएशन में। तो आप अभी डिफेंस कर रहे हो, तो क्या आप इससे संधि करोगे? आप नेपाल से संधि नहीं करोगे, आप जाकर हरा दोगे उसे। और दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर आप खुद चाहते हो कि हम एनेक्स करें नेपाल को, तो जाओ सीधे विग्रह कर लो, पॉलिसी ऑफ हॉस्टिलिटी को दिखाओ, जीत जाओ। बिकॉज इंडिया इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द नेपाल, एंड दीज आर द हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, समझाने के लिए बताता हूँ। कोई एकदम दिल से ना ले ले कि नहीं नेपाल और भारत बहुत अच्छे दोस्त हैं, ऐसा नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो मुझे भी पता है। या फिर अभी तो आप रिलेशंस जानते ही हो दोनों के कैसे हैं। चलिए, तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद है आसेन या आसना, दोनों कह सकते हैं। तो आसेन या आसन, आसन आप जानते हो ना, जिसपे बैठते हैं। तो इसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ न्यूट्रल, सॉरी, पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी, अर्थात न्यूट्रल रहना। ठीक है? तो ये कब फॉलो करना चाहिए? तो जब दोनों राज्य मजबूत हैं। तो दोनों राज्य मजबूत हैं और दोनों राज्य इक्वल लग रहे हैं। ठीक है? लग रहा है कि नहीं भाई, दोनों राज्यों को ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई हमला करेंगे तो क्षति दोनों को होने वाला है और दोनों को हानि होने वाला है। हम लोग दोनों इक्वली स्ट्रॉन्गर हैं। एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड वार का देखो, इसमें यूएसएसआर और यूएसए दोनों को ये पता था कि भाई हम लोग दोनों मजबूत हैं, लड़ेंगे तो दोनों को हानि होने वाली है। इसीलिए उन्होंने पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी को फॉलो किया। ठीक है? ऐसे सिचुएशन में संधि और विग्रह नहीं किया जा सकता, क्योंकि संधि का कोई चॉइस ही नहीं है। कमजोर रहोगे तब संधि करोगे, मजबूत रहोगे तब विग्रह करोगे। तो यहाँ तो इन दोनों को फॉलो नहीं किया जाता है। तो इसीलिए बेटर यही है कि आप फॉलो कर लो पॉलिसी ऑफ आसेन को। आप आसेन को फॉलो कर लो और वेट करो अंटिल आपका जो सामने वाला दुश्मन है वह कमजोर बन जाए, तब तक न्यूट्रल बैठे रहो। और सामने वाला दुश्मन जब कमजोर बनेगा तो हमला करो, हरा दो उसको, फिर विग्रह कर दो। ठीक है? और चौथा है आपका यना। यना का मतलब होता है मार्चिंग और एक्सपीडिशन। इसका मतलब अपने सोल्जर्स को, अपने आर्मी को, अपने वेपन्स को मोबिलाइज करना। ठीक है? डिप्लॉय करना अपने आर्म्ड फोर्सेस को अपने बॉर्डर्स पर एनिमी के खिलाफ। ठीक है? ताकि आप भविष्य में उससे लड़ाई कर सको। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो इंडिया है, तो इंडिया अपने सोल्जर्स को, अपने वायुसेना को अपने पाकिस्तान बॉर्डर पर ले जा रहा है। ठीक है? या फिर इंडिया चाइना में आपने अभी देखा आसेन का पॉलिसी जो मार्च कर रहा था, दोनों जो सोल्जर्स थे, दोनों के जो वायुसेना थी, सब दोनों मार्च करते थे वहां पे बॉर्डर्स के पास, बहुत ज्यादा डिप्लॉयमेंट हो रहा था। तो इसे हम कहते हैं। ठीक है? ये जो पॉलिसी है आपका यना का जो पॉलिसी है, और जो यना का पॉलिसी है ये विग्रह से फॉलो किया जा सकता है। अब आपने दोनों ने अगर यहाँ पे अपने अपने सोल्जर्स को डिप्लॉय कर दिया है, अपने वेपन्स को डिप्लॉय कर दिया, तो हो सकता है कि युद्ध कर लो। हो सकता है कि आप आसेन भी मेंटेन करके रखो, क्योंकि आपको लगता है कि दोनों बराबर हैं, भाई दोनों को क्षति हो सकती है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन यही होता है यना का पॉलिसी की अपने आर्मी को, अपने सोल्जर्स को, अपने वेपन्स को मोबिलाइज करना ऑन द बॉर्डर्स। ओके? फिर है शमश्रय, या इसे हम संश्रय भी कहते हैं, दोनों चलता है। तो शमश्रय तब होता है कि मान लो एक छोटा राज्य है,
और एक बहुत बड़ा राज्य इस पर हमला कर रहा है। तो समश्रय का मतलब होता है कि ये जो छोटा राज्य है ना, ये किसी बड़े राज्य के पास जाएगा। उतना ही बड़ा राज्य या उतना ही स्ट्रॉन्गर राज्य जितना बड़ा राज्य उस पे हमला कर रहा है, और इससे मदद माँगेगा कि चाचा, चाचा देखो, देखो ये हम पे हमला कर रहा है, प्लीज़ सेव मी। और इस तरह से वह संधि से बच सकता है। क्योंकि या तो फिर ये पूरी तरह से हारेगा, या तो फिर इसको संधि करना पड़ेगा। संधि करेगा तो अपने ट्रेज़री को सरेंडर करना पड़ेगा, ट्रूप्स या फिर लैंड को सरेंडर करना पड़ेगा, टेरिटरी को। तो इससे बचने के लिए समश्रय किया जाता है। ये दौड़े-दौड़े आएगा कि अरे भाई देख भाई, बचा ले भाई, आप जितने स्ट्रॉन्ग हो उतने ही स्ट्रॉन्ग हो। अगर ये जो है इसका प्रोटेक्शन में आ जाता है, तो ये भी फिर लड़ने से 2 बार पहले सोचेगा। ये भी आसेन के पॉलिसी को अपना लेगा, शायद न्यूट्रैलिटी को अपना ले, या फिर रिट्रीट कर जाए, पीछे चला जाए। तो इसे हम लोग समश्रय कहते हैं। तो यही चीज़ लिखा हुआ है, सीकिंग द प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर किंग इन द केस इफ अटैक्ड बाय द enemy king. यहाँ लिखना चाहिए था strong enemy king. Okay. Samsara should be followed if the king is not strong enough to defeat the enemy king. Thus, it is better to seek the protection from the stronger king in order to avoid the sandhi. Because if you will be trapped in the sandhi, then you would have to surrender your troops, treasury, and the territory. So, to avoid this, it is better that you should follow the policy of the Samsara. उसके बाद द्विदी भाव। द्विदी भाव जो है ये हर एक राज्य को जो है कौटिल्य समझाते हैं। कहते हैं कि देख भाई, कभी भी जर्मनी वाली गलती मत करना। अगर वर्ल्ड वॉर 2 में अगर हिटलर अगर कौटिल्य के बारे में जान रहा होता, अगर वह द्विदी भाव के पॉलिसी को अपनाया होता, तो आज शायद जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 जीत जाता। लेकिन हिटलर के पास उतना अच्छा किस्मत नहीं था कि उसने कौटिल्य के बारे में कभी पढ़ा, जबकि कौटिल्य उस समय नोन हो चुके थे, वर्ल्ड कौटिल्य के बारे में जानने लगा था। कौटिल्य ने कहा था कि जब भी युद्ध करोगे भाई, एक ही फ्रंट पे युद्ध करना, दोनों फ्रंट पे युद्ध मत करना अपने दोनों सीमाओं पर। अगर दोनों सीमाओं पर युद्ध करोगे तो फिर आप हार जाओगे। ठीक है, एक वीकर स्टेट भी आपको हराने का फिर ताकत रख सकता है, क्योंकि आपके जो फोर्सेस हैं, आपके जो ताकत है, जो रिसोर्सेस हैं, वह बाइफरकेट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे दो अलग अलग हिस्सों में। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 जब शुरू हुआ, तो जर्मनी ने तो सबसे स्टार्टिंग में तो द्विदी भाव के पॉलिसी को अपनाया। उसने रशिया के साथ संधि कर ली और उसने फ्रांस पे हमला किया। तो ये तो समझ में आता है। लेकिन 1941 में जब उसने ऑपरेशन बारबारोसा चलाया, और उसने बहुत बड़ा मिस्टेक था उसका कि उसने रसिया पे भी हमला कर दिया, और जर्मनी दोनों फ्रंट्स पे आ गया। दोनों फ्रंट्स पे लड़ा, हार गया फिर, क्योंकि उसका जो फोर्स है बाइफरकेट हो गया। इधर रसिया से भी लड़ रहा है, इधर फ्रांस से भी लड़ रहा है, और इधर हेल्प करने के लिए और भी सारे कंट्रीज फ्रांस में आ गए जर्मनी के खिलाफ। तो यही है, ठीक है, कि ये डबल पॉलिसी है। डबल पॉलिसी है कि आपको एक के साथ संधि करनी चाहिए, अर्थात एग्रीमेंट कर लेना चाहिए, जैसे मैं इनिशियली हिटलर ने किया था। और विग्रह एक के साथ करना चाहिए, जैसे इनिशियली सबसे पहले रसिया के साथ संधि किया था, फ्रांस के साथ इसने क्या किया था, विग्रह किया था। ठीक है, कौटिल्य डिड नॉट एडवाइज द किंग टू फाइट ऑन द टू फ्रंट्स। दो फ्रंट पे कौटिल्य एडवाइज नहीं करते किंग को फाइट करने के लिए, क्योंकि भैया हार जाओगे। बिकॉज इन सच केस अ स्ट्रॉन्ग किंग ऑल्सो माइट बी डिफीटेड, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में एक जो मजबूत राजा है वह भी शायद हार जाए। ठीक है, इसीलिए बेटर है कि आप एक जो देश है उसके साथ पीस कर लो और दूसरे के खिलाफ युद्ध करो। तो ये 6 जो आपके सद्गुण नीतिज है, उसे फॉलो किया जा सकता है बाय एनी स्टेट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ओके, so these are, again I am saying, these are not written in the order of precedence. Actually, any one can be chosen by the state or the any king according to the condition or the situation of that state. Okay, and the ultimate objective of the Sadgun Niti was the expansionism or the annexations of the enemy territory. तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद हम मंडला थ्योरी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, और मंडला थ्योरी पर वैसे एक लेक्चर है, आप उसको देख सकते हैं। थोड़ा सा उसके बारे में मैं आपको बेसिक्स बता दूंगा। और क्या बचता है मेरे भाई, और थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन पे चर्चा कर लेंगे, और थोड़ा सा स्पाई जो सिस्टम था उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो चलिए आज का वीडियो जो है यही अंत करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप मनु और कौटिल्य के नोट्स को लेना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, बस अपने 10 गोलगप्पों को सैक्रिफाइस करना है, और आप 10 रुपए में आप दोनों को बाई कर सकते हैं, मनु और कौटिल्य। आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसके साथ जुड़ सकते हैं,
पढ़ो तो ऐसे, पढ़ो तो ऐसे है, सिर्फ पढ़ो तो ऐसे लिखने से नहीं आएगा, पढ़ो तो ऐसे आप लिखकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर-अंदर पेमेंट करने के 24 घंटे के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगा मनोहर कौटिल्या का। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो और इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें, जुड़े रहें मेरे साथ। चलिए धन्यवाद।